दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते का पता होना चाहिए। अगर रास्ता भटक गए तो मंजिल समय पर नहीं मिलती या मंजिल मिलती ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में समझाया जाएगा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क क्या होता है, भाई बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चीजों की वैल्यू गिरना, एसेट्स की वैल्यू गिरना यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो कैसे वैल्यू गिरती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन बहुत है। दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ते का पता होना चाहिए। अगर रास्ता भटक गए तो मंजिल समय पर नहीं मिलती या मंजिल मिलती ही नहीं है। वही बात है, अगर आप क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि आपको वो कहां से पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चंस क्लास 11th के अंदर पूछे जाते हैं। 10वीं क्लास आप पास कर आए हो, 11वीं क्लास एक बहुत ही बड़ी जंप है जिंदगी में भी और करियर में भी। 10वीं क्लास की पढ़ाई एक अलग लेवल पे होती थी, 11th क्लास की पढ़ाई अब एक अलग लेवल पे होगी। और कॉमर्स स्ट्रीम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और क्लास 11th ट्रस्ट मी गाइस बहुत रोमांचक होने वाली है। लेकिन एक बात जरा ध्यान में समझना, जब आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो तो आपका एक नया जन्म होता है। आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, लेकिन उनका बेस आपने 10वीं क्लास तक कभी नहीं पढ़ा होता है। मैं मेजर बात करूं तो क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, 3 मेन सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद उसके पास लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है या हिंदी है या दोनों है। फिर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कॉमर्स में मैथ्स है और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कॉमर्स में मैथ्स नहीं है। तो मैथ्स वाले भी होते हैं, नॉन मैथ्स वाले होते हैं, दोनों के लिए बढ़िया करियर ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है। करियर ऑप्शन की एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बताने आया हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और जरा गौर फरमाते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज के सिलेबस पे गौर फरमाना चाहूंगा। बिजनेस स्टडीज की किताब में कुल मिला के आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं और बिजनेस स्टडीज का बेसिक फोकस किस चीज पे है आपको स्टार्टिंग में समझाया जाएगा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क क्या होता है, भाई बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस क्या है। तो कुछ छोटी छोटी बातें बताते हुए कितने तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर तुम पूछोगे बहुत सारे तरीके के बिजनेसेस हैं यहां पर, होलसेल बिजनेस होता है, रिटेल बिजनेस होता है, तो उसकी डिटेल पढ़ोगे और कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा इकट्ठा कैसे करती है। लोगों से पैसा, तुम सोचते हो कि भाई कंपनी लोन लेके पैसा इकट्ठा कर लेती है, नहीं भाई, यहां पर शेयर का रोल आएगा। तो वो चीज तुम देखोगे। मैंने छोटे छोटे वर्ड्स बोले हैं लेकिन इसकी डिटेल जब जाओगे तो पता लगेगा। और क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का एंड होता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहां पर पढ़ते हो आप। 11वीं क्लास में ही जान जाओगे कि कैसे इंपोर्ट कराते हैं चीजों को और कैसे एक्सपोर्ट करते हैं चीजों को, कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की यहां पर जरूरत पड़ती है। तो ये 10 चैप्टर है। यहां पर मैं चैप्टर का नाम पढ़ के बताऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर का नाम तो तुम वैसे भी देख लोगे जब किताब खरीदोगे। अब क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज को प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी ही 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के लिए एक रामबाण हथियार है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा काफी सारे स्कूल्स हैं जो आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा आप पूनम गांधी की बुक ले लो, सुभाष डे की बुक ले लो, या और भी दूसरे राइटर्स हैं आप उनकी बुक ले लो, क्योंकि काफी सारे राइटर्स की जो बुक है उसे रेफरेंस बुक बोलते हैं। उन सभी बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंटेंट आपको एनसीईआरटी का ही रेफर करना है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी समय के साथ साथ नहीं बदलती, इसलिए लोग बोलते हैं। तो हमारी अपनी पीडब्ल्यू की बुक भी है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है और आपको बिजनेस स्टडीज के वहां पर बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैंने एक बिजनेस स्टडीज का ओवरव्यू दिया है। अब जो आपके क्लास 11th में पेपर होते हैं, बेसिकली आपका मेन पेपर 80 नंबर का काउंट होता है। 20 नंबर का आपको स्कूल वाले प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आप उसके ऊपर एक फाइल प्रिपेयर करोगे, फिर टीचर उस फाइल को देखेगा कि कैसे बच्चे ने बनाई है, कितने एफर्ट्स किए हैं। उस फाइल के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसे वाइवा बोलते हैं, और कुछ असाइनमेंट वगैरह। कुल मिला के 20 नंबर। ये 20 नंबर स्कूल के हाथ में होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के, ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो आपकी बिजनेस स्टडीज 80 नंबर की आएगी, ये क्या लिखा है, 80 नंबर की आएगी। इस 80 नंबर में दो टुकड़े हैं,
40 नंबर के स्टार्टिंग के 6 चैप्टर है और जो बाद के 4 चैप्टर है ये 40 नंबर के हैं, राइट। और ये इनकी इंडिविजुअल मैंने यहां पर वेटेज लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको अगर लेना है तो। मैंने बुक भी बता दी आपको, सब कुछ बता दिया। बिजनेस स्टडीज हो गई, ओके रिपोर्ट। दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है दोस्त मेरे इकोनॉमिक्स। तो ये 10वीं और 11वीं मतलब 9वीं और 10वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, ये कोई पालमपुर की कहानी नहीं है। दिस इकोनॉमिक्स इज वेरी डिफरेंट। ये है थोड़ी असली इकोनॉमिक्स। एक्चुअली दोस्तों इकोनॉमिक्स में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को छोड़कर काफी सारे स्टेट बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो काफी सारे जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पर क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के तौर पर 2 बुक्स पढ़ाई जाती है। स्टेट बोर्ड में एक बुक पढ़ाई जाती है स्टैटिस्टिक्स और दूसरी बुक पढ़ाई जाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है वो प्योर थ्योरेटिकल बुक है, उसमें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जो सीबीएसई में पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दो, एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा बहुत तुम जानकर आए हो कि यहां पर मीन मोड मीडियन होता होगा। भाई सिर्फ मीन मोड मीडियन नहीं है, मीन मोड मीडियन से काफी आगे निकल चुकी है। यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे अलग अलग वैरायटी के, कोरिलेशन नाम की अलग चिड़िया आएगी, इंडेक्स नंबर अलग चिड़िया आएगी, मतलब अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे। यहां पर आपको काफी सारे डायग्राम, ग्राफ्स नए नए देखने को मिलेंगे जो शायद पहले आपने कभी देखे ना हो, और कुछ चीजें पुरानी भी है। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये प्योर थ्योरेटिकल तो नहीं है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें डायग्राम भी है। आपकी स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर की होती है। अब आते हैं दोस्त मेरे कि सर आपने ये क्या लिखा है, क्या ये चैप्टर के नाम है? नहीं मेरे दोस्त, ये चैप्टर के नाम नहीं है, ये यूनिट्स के नाम है। जैसे कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैट्स के बारे में बेसिकली बताएंगे, स्टैट्स होती क्या है, इसके फायदे नुकसान और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अगले चैप्टर में स्टैट्स के अलग अलग फेजेस आएंगे, जैसे कि हम सारी बात डेटा के बारे में करते हैं। तो अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे डेटा क्या होता है, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, मतलब कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। अब तुम क्रिकेट मैच भी देखते होंगे, वहां पर ग्राफ बने होते हैं, क्रिकेट टीम के स्कोर्स लिखे होते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, मतलब कॉन्क्लूजन्स वगैरह निकाल लो। और बहुत सारे फिर न्यूमेरिकल्स के चैप्टर्स भी आएंगे, आपको मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ये पोर्शन नंबर 2 कहलाएगा। इसके अंदर कुल मिला के वैसे बोलूं तो 10 चैप्टर होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में वही इंट्रोडक्शन बताना है, देश की कुछ प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे। यूनिट नंबर 2 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, डिमांड के अंदर और कंज्यूमर के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो सब यहां पढ़ाया जाएगा, कंज्यूमर यानी बायर। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ाएंगे और सप्लाई पढ़ाएंगे, एक फर्म सामान बेचती है तो उसका बिहेवियर पढ़ाएंगे। फिर अलग अलग मार्केट की फॉर्म्स आने वाली है और डायग्राम्स आने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, अलग अलग डायग्राम भी मिलेंगे। तो यहां पर आपको एक इवेल्युएटिव माइंड रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तो पढ़ाएंगे आपके टीचर्स बढ़िया तरीके से, आपको समझा देंगे, आपको प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से। बस ये मान के चलना 9वीं 10वीं से इसका कोई करेक्शन नहीं है। अगेन ये पेपर 100 नंबर का है, हाँ सारे 100 नंबर के हैं जो मैं बता रहा हूं। 80 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क। सभी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क इसी तरीके से दिया जाता है जो मैंने बिजनेस स्टडीज में बताया था। बिजनेस स्टडीज प्योर थ्योरी है, उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं 11वीं की बिजनेस स्टडीज में। अब सर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया चिल्लाती है इकोनॉमिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक्चुअली मैं बात आपको बताऊं, एनसीईआरटी उस लेवल की है ही नहीं, अप टू द मार्क है ही नहीं। इसका कंटेंट भी स्कैटर्ड है, इसके अंदर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो है नहीं, अपडेटेड नहीं है। तो अलग अलग ऑथर्स की बुक अलग अलग स्कूल में रेफर कराई जाती है। किसी स्कूल में बोलते हैं संदीप गर्ग से पढ़ लो, किसी स्कूल के अंदर बोलते हैं टी आर जैन वीके ओरी की बुक आती है उससे पढ़ लो, किसी स्कूल में बोलते हैं एस के अग्रवाला से पढ़ लो, किसी में बोलते हैं आईसी ढिंगरा से पढ़ लो, किसी में बोलते हैं राधा बहुगुणा से पढ़ लो, किसी में बोलते हैं एनएम शाह से पढ़ लो, किसी स्कूल के अंदर सुभाष डे से पढ़ा देते हैं। सबके अंदर अलग अलग है भाई, ठीक है। किसी किसी स्कूल में बोलते हैं कि ये वाला पोर्शन तुम किसी और किताब से पढ़ो जैसे कि एनएम शाह, और ये वाला पोर्शन तुम संदीप गर्ग से पढ़ो या टीआरजन वीके ओरी से। भाई साहब अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा कि आपको किसी किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ
जो तुम्हारा स्कूल अगर मजबूरी में तुम्हें बोलता हो ये किताब लेनी ही लेनी है, तो वो तुम मजबूरी के तौर पर लेकर रख सकते हो। लेकिन पीडब्ल्यू की भी यहां पर बुक आती है जिसके अंदर सारा सिस्टमैटिक कंटेंट आपको प्रोवाइडेड है। वो प्रो बैच के अंदर बेसिकली आपको मिल ही जाती है, आपके घर तक किताब पहुंच जाती है। अगला सब्जेक्ट आता है दोस्तों अकाउंटेंसी। कहते हैं कॉमर्स का सबसे बिग सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी अब तुम्हें पता नहीं है एक्चुअली क्या होती है, तो जब अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट तुम्हारे सामने आएगा तो ये भी 80 नंबर का है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होगा। इसमें थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स में काफी हद तक बैलेंस्ड है, थ्योरी न्यूमेरिकल डायग्राम। इसके अंदर डायग्राम नहीं है, इसके अंदर थ्योरी कम आती है और न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। इसके लिए दुनिया एनसीईआरटी करती है, लेकिन पूरा भारत 2 किताबों के पीछे पड़ा हुआ है। एक का नाम है डीके गोयल और दूसरी किताब का नाम है टीएस ग्रेवाल। सब लोग अकाउंटेंसी 11वीं और 12वीं से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर भी आपके टीचर्स के द्वारा बहुत स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस के लिस्ट और बहुत बढ़िया कंटेंट पीडब्ल्यू की बुक के अंदर बनाया गया, आपको मजा आएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से बोलते हैं अकाउंट्स के 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2 यूनिट है और पार्ट बी में 1 यूनिट है। यूनिट मत मानना, टीचर आपको पढ़ाएंगे, उन्होंने चैप्टर के हिसाब से क्लासिफाई किया हुआ है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं 16 चैप्टर पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर्स इसमें 14 चैप्टर पढ़ा देते हैं और बहुत सारे टीचर्स इसमें 20 चैप्टर भी पढ़ाते हैं। चैप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सारे टॉपिक कवर अप होने चाहिए। फिर बता रहा हूं 9वीं 10वीं वाला माइंड मत रखना कि 10 चैप्टर है 10 पढ़ने हैं। यहां पर 10 चैप्टर के शायद हो सकता है टीचर 15 चैप्टर बना दे, अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दे कंटेंट को। तो बेसिकली आपको मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं अकाउंट्स में आपको कौन से चैप्टर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक्चुअली इसको बोलते हैं नहीं बोलते, सब्जेक्ट को अकाउंट्स तो ऐसे ही बोल देते हैं लेमैन लैंग्वेज में, असली नाम है अकाउंटेंसी, ध्यान रखना। हाँ, इसके अंदर बेसिक टर्म्स भी बताएंगे, जो बेसिक चीजें यूज करेंगे। फिर अकाउंटिंग की थ्योरी बताएंगे, इसमें भी इक्वेशन होती है, कुछ नए वर्ड देखने को मिलेंगे। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, वो सब। जर्नल एंट्री एक नई चीज आएगी भाई, ये सीखेंगे आप यहां पर। और रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। बिजनेस के ट्रांजेक्शंस के लिए अकाउंटेंट क्या क्या करता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, बहुत सारी चीजें। एक बीआरएस होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का आपको ध्यान रखिएगा, बैंक सुना होगा सिर्फ। चीजों की वैल्यू गिरना, एसेट्स की वैल्यू गिरना, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो कैसे वैल्यू गिरती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन बहुत है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर गलतियां हो गई हैं तुमसे अकाउंट्स बनाने में तो ठीक कैसे करते हैं। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो छोटी मोटी दुकानें होते हैं, जैसे कि पान की टपरी हो गई या कोई किराने की दुकान हो गई, इन सब के अकाउंट्स भी बनाना सिखाया जाता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, वो भी तुम यहां पर सीखते हो। फिर इसके बाद कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस है जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, वो सिखाएंगे जब पढ़ाएंगे ऐसे वर्ड्स। तो उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कुछ नई चीजें आएंगी, जब पढ़ोगे तब जानेंगे। लेकिन है बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब बच्चों मैथ्स में आएंगे। मैथ्स देखो, क्लास 11th वाले बच्चों के पास जो मैथ्स होता है पूरे भारत में उसको मैथ्स ही बोलते हैं, कोर मैथ्स बोल देते हैं। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वहां पर 2 तरीके का मैथ्स ऑफर होता है बच्चों को। एक होता है कोर मैथ्स, एक होता है अप्लाइड मैथ्स। दोनों मैथ्स की वैल्यू जिंदगी में बराबर है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैथ्स के अंदर बेसिकली 5 यूनिट्स हैं। ये 5 यूनिट नहीं है भैया, 14-15 चैप्टर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसके अंदर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ये बता देता हूं कि 10वीं और 11वीं की मैथ का कुछ कनेक्शन है क्या। आपको 11वीं में अगर मैथ्स लेनी है तो 10वीं की आपको जरूरत पड़ेगी यहां पर कोर मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की। छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए मीन मोड मीडियन का। तो ये बेसिक्स पता होने चाहिए, बाकी तो बहुत कुछ नया है यहां पर। सेट्स आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी भैया, रिलेशन फंक्शन आपको नया देखने को मिलेगा। तो यहां पर नई नई चीजें बहुत सारी देखने को मिलेगी आपको। यहां पर आप लिमिट्स जानोगे कैलकुलस के अंदर, डेरिवेटिव्स जानोगे कैलकुलस के अंदर, प्रोबेबिलिटी का भी नया खेल वैसे होने वाला है। तो थोड़ी बहुत चीजें कनेक्टेड है। अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो तो उसका सिलेबस मैं यहां पर नहीं बता रहा। अप्लाइड मैथ्स लोगे तो बिल्कुल ही नया खेल होगा। तो जिनकी मैथ्स हल्की है, सीबीएसई वाले बच्चों से बोल रहा हूं, देखो जो मैथ्स को बिल्कुल ही नफरत करते हैं वो तो मैथ्स लेंगे नहीं, लेकिन जिनकी मैथ्स हल्की है वो अप्लाइड मैथ्स ले लेना। जिनकी मैथ्स एवरेज है या एवरेज से ज्यादा है वो बच्चे कोर मैथ्स ले लेना। मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूं, एवरेज बच्चा भी अगर अप्लाइड मैथ लेना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, टॉपर बच्चा भी अप्लाइड मैथ लेना चाहे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अप्लाइड मैथ एक ऐसी मैथ है जो अप्लाई ज्यादा होती है रियल लाइफ के अंदर।
कोर मैथ्स फिर से वही चीजें हैं जो आपको दिख रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ रहा है यार, लेकिन जिंदगी में कहां काम आ रहा है ये तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मैथ्स का एक अपना ही कुल अलग मिला के एडवांटेज होता है। मैथ्स आपके स्ट्रांग है तो आपका दिमाग एनालिटिकल हो जाता है, जिंदगी में आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हो। तो ये इसके बारे में बताया भाई। इंग्लिश के बारे में सुन लो उस्ताद। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी ही खुदा मानी जाती है। अच्छा, बच्चा पूछेगा मैथ्स कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज इनफ फॉर मैथमेटिक्स, उसके एग्जांपल्स। फिर बच्चा अगर चाहे तो पीडब्ल्यू की बुक भी है अलग से, और बच्चा अगर चाहे तो आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, जितना प्रो होना चाहे उतनी प्रो हो जाए। अप्लाइड मैथ्स की स्पेशल बुक आती है एमएल अग्रवाल, हाँ उसकी आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल नहीं आती। एनसीईआरटी भी नहीं अप्लाइड मैथ्स के लिए तो। हाँ, इंग्लिश के बेसिकली दो पोर्शन होते हैं, एक लिटरेचर जिसके अंदर एनसीईआरटी की दो बुक्स है तुम्हारे पास, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स। वही हमेशा की तरह दो दो किताबें होती थी। इसके अंदर आपको चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे, पोएम्स भी देखने को मिलेगी, और उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो 10वीं तक आते थे। हाँ, फिर दूसरा सेक्शन ग्रामर का सेक्शन होता है। यहां पर आप पैसेज देखोगे, बुक से पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज भी आएगा, जंबल वर्ड्स भी हो सकते हैं, नोट मेकिंग भी हो सकती है, एप्लीकेशन राइटिंग भी हो सकती है। काफी सारी जगह पर तो आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब चीजें, नोटिस वगैरह, नोटिस कैसे बनाते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीजें इंग्लिश के अंदर करना सिखाते हैं। वो इंग्लिश में अलग अलग स्कूल पे अलग अलग चीजों से डिपेंड करता है। काफी हद तक क्लास 11th का जो सिलेबस है दोस्तों, काफी सारे स्कूल अपने हिसाब से भी उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल एक यूनिफाइड यानी सेम सिस्टम फॉलो करते हैं। सबका फाइनल पेपर सेम सिलेबस के हिसाब से आता है। लेकिन टर्म वाले जो स्कूल के टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, वो अलग अलग सिलेबस के हिसाब से आ सकते हैं। कुल मिला के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो जरा देख लो। कोई भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यूज तुम्हारे में आएंगे। एमसीक्यूज का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। इस एमसीक्यू में भी बहुत सारी वैरायटी है, सिंपल एमसीक्यू भी होते हैं और थोड़े अलग वैरायटी के स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले भी होते हैं। वो अलग वैरायटी आएगी, पढ़ते पढ़ते पता लगेगा। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 3, 4 और 6 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस। केस बेस्ड आजकल आने लगे हैं। केस बेस्ड का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। एक रियल लाइफ का पैसेज लिखा होगा या फिर कोई न्यूज लिखी होगी, तो उस न्यूज या पैसेज के आधार पर आपसे कोई कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का पूछा जा सकता है। और कुछ सब्जेक्ट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं। आपको एक पिक्चर गिवन होती है या एक ग्राफ गिवन होता है या टेबल गिवन होती है, उसके बेसिस पे आपको इवेल्युएट करने के लिए बोलता है। सब्जेक्ट बेस्ड होता है, हर सब्जेक्ट का अलग ही सिस्टम होता है। अगर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हो सकता है कि आपका स्कूल आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी ऑफर करे। फॉर एग्जांपल, स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट दिया जाता है बच्चों को। काफी सारे स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दिया जाता है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग एडिशनल सब्जेक्ट भी दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन मैंने आपको कोर सब्जेक्ट यहां पर बता दिए। थैंक यू सो मच। आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स। मिलते हैं दोस्तों, बैच के अंदर पढ़ेंगे। और अपने बैच का नाम उदय कॉमर्स बैच है। पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में जाकर आप उस बैच से स्टडी कर सकते हो। हम मिलते हैं फिर।